क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना आपको? यस सर। ओके, अचानक से ब्लैंक हो गया था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो इफ यू टेक एनी क्लोज सरफेस, then the flux through the surface will be only due to the inside charges. आउटसाइड चार्जेस का फ्लक्स क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टोटल चार्जेस की वजह से होगा। तो Q1 Q2 अब अंदर है, बाहर है Q3 Q4, बहुत सिंपल लॉ। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम बोलते हैं क्या, गॉस लॉ। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना, वेरी केयरफुली। ठीक है, अच्छा, फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था हमने? फ्लक्स कैसे डिफाइन किया, ई डॉट ए। और अगर वेरिएबल सरफेस है, कर्व सरफेस है, तो वहां पे क्या हमने पहले ये डिफाइन किया था, ई डॉट स्मॉल डॉट प्रोडक्ट। और टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। मैथ्स के स्टूडेंट को तो इतना आता ही होगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम एक, क्योंकि ये जो चीज मैं बढ़ाने जा रहा हूं ये आगे भी यूज करेंगे आप क्वेश्चंस में, कि फॉर एग्जांपल यू हैव दिस स्फेरिकल सरफेस और अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो अगर हम पूछे इस चार्ज की वजह से, और फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द रेडियस टू बी r, इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो आप उसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद गॉस लॉ से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन अ सिंपल स्फीयर ऑफ सम रेडियस r, उसके सेंटर पे मैं रख देता हूं, अभी सेंटर पे रखा है, उसके बाद हम अलग अलग जगहों पे रखेंगे। इसका रेडियस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में बाहर जाएगी इन एवरी डायरेक्शन। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी एट द सरफेस, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है सरफेस पे, तो जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सरफेस पे। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती, के क्यू, के की जगह अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है तो मैंने कैपिटल आर ले लिया। ओके, अब हमें निकालना फ्लक्स, तो आई नीड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की बात करूं तो क्या एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो एरिया वेक्टर बाहर आएगा, इस पॉइंट की बात करूं तो हर पॉइंट पे एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, बाहर। तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेशन होगा क्या, ई डॉट डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट को मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये बताइए कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है क्या? देखिए एक बात समझिए, क्या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है? यस सर। पॉइंट चार्ज की वजह से सर नहीं, कंटिन्यूस नहीं, मैं कह रहा हूं पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वो घटती है। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करें तो क्या पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो क्या मैं इसको कांस्टेंट मान सकता हूं? ओके, अब ये थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। अब किसी भी पॉइंट को चूज करिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या जीरो बन रहा है? यस सर। यहां भी क्या जीरो बन रहा है, यहां भी क्या जीरो बन रहा है। इट मींस किसी भी पॉइंट को चूज करूंगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा जीरो रहेगा? तो कैन आई से दिस आल्सो कांस्टेंट? और इंटीग्रेशन से जो चीजें कांस्टेंट होती बाहर आ जाती है, तो मेरा बाहर आ गया क्या, ई, और कॉस थीटा कितना, जीरो, कॉस जीरो कितना हो गया, 1। ठीक है, अब ये चीज क्या दे रही है, व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, डीए का। डीए का इंटीग्रेशन का मतलब है पूरे सरफेस का इंटीग्रेट करके एरिया निकालना। तो मुझे बता सकते हैं ये क्या बन जाएगा, क्या ये 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा? यस सर। क्योंकि इंटीग्रेशन छोटे छोटे डीए 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 का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे पूरा सरफेस मिल जाएगा स्फीयर का, और पूरे सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मुझे फ्लक्स मिल गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछेंगे। डेरिवेशन का मकसद सिर्फ ये वाला क्वेश्चन नहीं कराना है। फ्लक्स जो आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब फ्लक्स को क्या मैं गॉस लॉ से ये लिख सकता हूं क्या, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यस लिख सर। सकते हैं? ठीक है, तो अब जरा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से उठा लूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई की जगह मैं लिख दूं क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है आपके पास आंसर? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर यू गेटिंग क्यूब एप्सिलॉन नॉट? ठीक है, यही गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये बताइए जो डेरिवेशन आपने किया है, ये आपने एक स्फेरिकल चार्ज के लिए किया है। अगर मैं इसी चीज को, इस चार्ज को यहां पे रख दूं, सेंटर पे नहीं कहीं और, तो क्या आप डिराइव कर पाएंगे? कोई मुझे बता सकता है? अगर मैंने जब सेंटर पे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी पूरे सरफेस पे, तो सीधा सीधा चुपचाप मैंने निकाल लिया। लेकिन अगर मैं सेंटर के बजाय किसी और जगह पे रख दूं, तो क्या सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी? बताइए, मेरा साथ दीजिए। इफ आई विल प्लेस द चार्ज अदर देन सेंटर, तो विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी कांस्टेंट देयर सरफेस पे? कहां कांस्टेंट होगा भाई? अब तो चार्ज का अभी जब सेंटर पे था तो हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम था। अब देखिए डिफरेंट पॉइंट्स का डिस्टेंस चार्ज से अलग नहीं हो जाएगा? सर परपेंडिकुलर तो भी आएगा। नहीं 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 भाई, आप परपेंडिकुलर सेम नहीं, आपको मैं कह रहा हूं यहां पे निकालो, इस पॉइंट पे जहां मैं गोला कर रहा हूं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालो और फिर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालो। क्या दोनों यस। जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी? नो सर। अलग आएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस अलग है। लेकिन जब तुम बिल्कुल सेंटर पे रख दोगे फिर तो सेम आएगा ना, क्योंकि हर जगह का डिस्टेंस सेम है, के क्यू बाय आर स्क्वायर सेम होगा। इट मींस क्या यहाँ पे इस तरह क्या सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन हो सकता है जैसा तुम करके निकालो? नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे E इज नॉट कांस्टेंट ऑन सरफेस, नॉट कांस्टेंट ऑन सरफेस, कांस्टेंट ऑन सरफेस। बट मैथमेटिकली इसको आप इंटीग्रेट करके जब निकालेंगे फॉर एनी रैंडम सरफेस, तो यही आएगा प्लस की वैल्यू फॉर एनी रैंडम सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमेशा यही चीज आएगी। तो ये रहा हमारे पास गॉस लॉ का एप्लीकेशन और इसका डेरिवेशन। जरा आगे चलते हैं। इसको नोट कर लिया क्या आपने? Yes. यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके ठीक है, तो पहले अब सीधे धड़ाधड़ फौरन क्वेश्चंस की बौछार होगी। एक बहुत ही छोटा प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, बस आप पढ़ के इसका आंसर दे देंगे। वेरी बेसिक क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है या फील्ड के बारे में निकलवा रहा है? फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? विच ऑप्शन? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड यू कैन टेल द ऑप्शन ओरली, जैसे भी आप देना चाहें। ओके, प्रकुल रतन कह रहे हैं डी है। और क्या आ रहा है आंसर? सी आ रहा है, सी सी। ठीक ठीक, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन है। बिकॉज देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द फ्लक्स, जब आप फ्लक्स निकाल रहे होंगे उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे एट एनी पॉइंट, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस। हाँ, लेकिन अगर फ्लक्स की बात करेगा तो फ्लक्स विल बी ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। इट मींस कौन कौन से चार्ज? प्लस Q1 एंड माइनस Q1। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा, इट विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आप सिर्फ पार्ट नंबर 1 करिए, सिर्फ पहला पार्ट करिए। S1 and S2 are two concentric shells including charge Q and 2Q respectively as shown. S1 के अंदर Q है और S2 के अंदर 2Q। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताना है, सरफेस 1 और सरफेस 2 का रेशियो। ओके, 1:2, 1:2। अजय राणा कह रहे हैं 1:2। ए का बताए, बी वाला भी छोड़ते हैं। हाँ जी, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू, उसके अंदर Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जल्दी बताइए जरा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इट्स एन इजी प्रॉब्लम। सरफेस 1 का फ्लक्स
सरफेस 1 के अंदर Q है और सरफेस 2 के अंदर 2Q है। तो जब मैं सरफेस 1 देखूंगा φ1, तो φ1 के अंदर सरफेस 1 के अंदर कितना चार्ज है? Q क्यू बाय एप्सिलॉन ओके अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब सरफेस 2 देखूंगा तो उसके अंदर कितने चार्जेस हैं? 2Q बाय एप्सिलॉन। सिर्फ 2Q, ये Q भी तो उसी के अंदर ही है। When you see the 2Q, देखिए कोई कंसेप्ट क्या कहता है, जितने भी चार्जेस उस सरफेस के अंदर है, वॉट एवर द चार्जेस आर इनसाइड, तो 2Q लिखो या 3Q? 3Q 3Q होगा बेसिकली, 3Q होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन क्या आएगा? 1:3 आएगा आंसर। Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल सही, 1:3। चलिए आगे देखते हैं जरा, एक और क्वेश्चन। 1:3 आंसर है। इसको देखिए जरा। सर इसका सेकंड पार्ट पिछले क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि अगर आप उसमें वैक्यूम के बजाय कुछ डायरेक्टिव डाल दें, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन की जगह आप क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। याद है डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता था? डायरेक्टिव कांस्टेंट इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो जो आप एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं उसकी जगह आप डायरेक्टिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन वही है, ठीक है। कह रहा है फ्लक्स कैसे चेंज होगा? जाहिर सी बात है डिवाइड कर देंगे डायरेक्टिव कांस्टेंट से। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, गॉस लॉ को अच्छे से क्लैरिफाई कर देगा। Q1 Q2 lie inside and outside a closed surface, एक closed surface के अंदर बाहर है। E be the electric field at any point on S, surface के ऊपर की बात, and phi be the flux of electric field over S। phi जो उसका flux है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है? बहुत ध्यान से, कौन सा रॉन्ग है इसमें? which is not true, which is false। आप कुछ भी सरफेस, just draw any closed surface, कुछ भी बना लीजिए। Q1 अंदर है, Q2 बाहर है और ये सरफेस है। बताइए क्या ऑप्शन बैठ रहा है? Which option? D आ रहा है। D, okay, anyone else? Yes, D is the correct option। कह रहा है कि अगर if Q1 changes तो both E and phi will change। जाहिर सी बात है अगर Q चेंज करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा और फ्लक्स भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि Q1 अंदर की तरफ है और फ्लक्स इनसाइड पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया, यानी स्टेटमेंट सही है। स्वीकृत पे आते हैं, if Q2 changes electric field will change but phi will not change। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है phi वो बाहर वाले चार्ज से नहीं होता, अंदर वाले चार्ज से होता है। तो Q1 तो सेम है, तो फ्लक्स क्या रहेगा? सेम। लेकिन क्योंकि Q2 चेंज किया तो इसकी वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो तो चेंज होगी। तो इट मींस ये भी बात क्या है? सही बात है। कह रहा है if Q1 equals 0 and Q2 not equal to 0, यानी अंदर वाला चार्ज 0 है और बाहर वाला चार्ज 0 नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा बट फ्लक्स 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो इनसाइड चार्ज की वजह से होता है और अंदर वाला चार्ज Q1 क्या है? 0, तो फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर दोनों से होता है, तो बाहर एक चार्ज रखा है जो कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अब कह रहा है Q1 नॉट इक्वल टू 0, अंदर वाला चार्ज 0 नहीं है और बाहर वाला चार्ज 0 है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट phi नॉट 0। गलत बात है, क्योंकि अंदर जब phi तो 0 नहीं होगा, सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 नहीं होगा क्योंकि Q1 वाला चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। इट मींस ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन हमारा ये वाला सही, यानी यू विल मार्क डी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, समझ में आया क्या सभी को? यस सर। ओके ठीक है, और लोग बताएं, ओके प्लीज जवाब दे दिया करें। अब आपसे मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं कि देखिए इसको पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, बिल्कुल सेंटर पे रख दिया, तो व्हाट इज द फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स विद इन द क्यूब। उस क्यूब के पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? और कह रहा विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। एक क्यूब लिया आपने, सिमेट्रिक क्यूब बॉडी होती है क्यूब, एंड यू प्लेस अ क्यूब एट द सेंटर। तो ये क्यूब चारों दिशाओं में इन एवरी डायरेक्शन इट इज गोइंग टू इमिट सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को क्रॉस करेंगे। 6 सरफेसेस हैं, 6 को क्रॉस करेंगे और वो अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। तो देयर आर 6 फ्लक्स, आई कैन कॉल इट phi1 phi2, मतलब मान लो 6 सरफेसेस हैं। ओके, phi3 phi4 phi6। अच्छा, अब ये बताइए, ये क्यूब है तो क्या सिमेट्रिक है क्या? ये चार्ज क्या? तो इसका मतलब ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, क्या सारे सरफेस पे सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? यस सर। बिकॉज इट इज इक्विडिस्टेंस। हाँ, लेकिन अगर क्यूबॉइड होता तो
क्यूबॉइड में आपको पता है ना डिस्टेंस अलग होते हैं, मतलब द साइड्स आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब हर साइड से डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑल दिस फ्लक्स आर इक्वल। तो देखिए हमें पता है टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्या टोटल फ्लक्स को 6 लिख सकता हूँ क्या, अगर एक सरफेस का फ्लक्स मान ले तो हमारे पास एक व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स मिल गया कितना, ये वाला, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, और व्हाट इज द फ्लक्स विथ ईच फेस, क्या क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मिल गया क्या जवाब। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन, बहुत लॉजिकल है। और एक सरफेस से कितना मिल गया, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो सेंटर पे है और सारे सरफेस से उसका डिस्टेंस क्या है, सिमेट्रिक। आप फील कर पाने क्या इस बात को। तो इट इज जितना ऊपर वाले फेस का फ्लक्स होगा उतना ही नीचे वाले का, उतने दाएं वाले का, उतने बाएं, उतना आगे पीछे, बिकॉज इट इज जस्ट एट द सेंटर। इस चार्ज के लिए सभी से सारे के सारे फेस बराबर हैं, किसी में कुछ भेदभाव नहीं होने वाला है। हाँ लेकिन अगर ये कुछ शेप रैंडम शेप बना देंगे तो फिर हर सरफेस का फ्लक्स अलग होगा। अब देखिए इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में, चले उसकी तरफ। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको एक मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, एक आपको मिनट खुद स्लाइड करना। पीछे करना। हाँ मैं एक स्लाइड पीछे करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैंने कहा टोटल फ्लक्स जो है 6 है, 6 मतलब 5 हर सरफेस का फ्लक्स है, 5 6 हो गया, और टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने फ्लक्स निकाला है गॉस लॉ से, आई हैव मेड यूज ऑफ गॉस लॉ। डन सर। ओके ठीक। और ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, ये है आपका 2021 जेईई मेंस का एग्जाम, जस्ट पिछले साल था, आपने दिया होता तो इसको देखा होता, फेब वाले उसमें था। ए पॉइंट चार्ज +12 इज प्लेस्ड, ध्यान पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और मैं एक हिंट दे दूं कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा। कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट लिया आपने, उस स्क्वायर प्लेट का 12 और 12 साइज है, और आपने जो चार्ज रखा है वो जस्ट उसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे रखा है। तो कह रहा है इस ये चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, तो कह रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इस प्लेट के साथ कितना होगा। कल आप लोगों का टेस्ट होगा ना। Yes, Yes. sir. यस सर। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक है, ऑसिलेशन एसएचएम है ना। Yes, sir. अगला जो टेस्ट होगा वो यही होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत ध्यान से करना है। और कोई डाउट, अच्छा वो होमवर्क जो दे रहे हैं कर रहे हैं कि बस ऐसे ही उठा के रख देना है, क्योंकि किसी ने आंसर पूछा नहीं उसका, या तो आपने कहीं से आंसर नेट देख लिया हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो नेट पे मिल ही जाते हैं, बिकॉज एग्जाम के क्वेश्चंस तो अवेलेबल है सारे नेट पे, या तो आपने उसको कहीं से चेक कर लिया हो, किसी बुक से, किसी नेट से, या फिर उसको पूछिए। इस तरह रखने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी, कुछ आइडिया हो रहा है क्या क्या होगा, पिछले वाले प्रॉब्लम पे बेस जाइए। अच्छा ये बताइए, क्या इस प्लेट के लिए गॉस थ्योरम लगाया जा सकता है, क्या ये वाला जो फॉर्मूला है phi=q∁Q∁ ये इस प्लेट के लिए लगाया जा सकता है क्या। No, sir. नो बिल्कुल सही, क्योंकि ये किसके लिए लगता है, क्लोज के लिए। ये सरफेस क्लोज है क्या, नहीं है, क्लोज नहीं है ना। तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं क्या, एक क्यूब की तरह। आप अगर अज्यूम कर लें कि एक 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, एक अज्यूम कर लें, तो क्या ये जो चार्ज है बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर में आ जाएगा। अगर इमेजिन करें कि ये जो चार्ज है वो इमेजिनरी क्यूब के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि गॉस सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है ना, इट शुड बी क्लोज्ड ओनली। तो अब ये बताए इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, टोटल क्यूब के थ्रू, क्यूब एप्सिलॉन नॉट
Done and not. क्योंकि चार्ज जो है 12 सेंटीमीटर का है, वो 6 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी 6 सेंटीमीटर ऊपर बच गया। क्यूब का मतलब क्या होता है? 12 12 12। इट मींस दिस चार्ज इज जस्ट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, इमेजिनरी क्यूब। तो अब आपको हिंट मिल गया होगा। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स, तो एक सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा? Q/6 हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब जो नीचे प्लेट रखा हुआ उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो Q की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? यू नो दैट 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 9 × 10⁹। जब भी 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो तो आप ये रख देना, यानी 36 पाई। रख के बताना कितनी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करो। फाई की वैल्यू कितनी, कैलकुलेशन भी आना चाहिए बिकॉज तो हमें जो फाई मिल रहा है वो मिल रहा है क्यू कितना? 12 माइक्रोकूलम, माइक्रो के यहाँ 10⁻⁶, और 6 एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई। जल्दी सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। इट मीन्स योर आंसर इज बेसिकली, आपका जो आंसर है वो है Q यानी 12 इंटू 10⁻⁶/6 1/एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁹। तो हमें मिल रहा है बहुत आराम से 6 1 जा 6 2 जा 4 दूना 8 8 9 जा 72 पाई। तो आई एम गेटिंग 72 पाई इंटू 9 में से 6 गया 3, ये आंसर आ रहा है 72 पाई। पाई की जगह में लिख दो अप्रोक्सीमेटली 3.14। बताना जल्दी कितना आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके। 72 इंटू 3, एक रफ आइडिया ले ले। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इंटू 10⁻3। तो आपको पता होगा ना जे मेंस में जो नंबर लिखते हैं वो यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं, तो नियरेस्ट नंबर लिखा जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका आ गया 217.2, तो यहाँ जो भरेंगे वो 217 भरते हैं। ठीक है, पता है ना, ऑनलाइन में जे मेंस में वैसे होता है, यू हैव टू फिल द वैल्यू, क्लोजेस्ट इंटीजर भरा जाता है, उसमें डेसिमल नहीं लेता वो। और चले आगे। Yes, sir. ओके ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब जरा एक और प्रॉब्लम ये देखते हैं, इसको जरा देख के बताना, बहुत फौरन बताओ, फिर आगे थोड़ा एक अच्छा सा सवाल उठाएंगे। एक बार में बताइए फौरन, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स रिलेटेड टू इमेजिनरी सरफेस, स्फीयर ऑफ रेडियस r, उस पे चार्ज दे दिया q। यस, बहुत इजी प्रॉब्लम है। और उस पे कह रहा है उसका रेडियस, उसके ऊपर एक इमेजिनरी स्फीयर लगा दिया हमने, कितने का? 2r का। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स रिलेटेड टू द इमेजिनरी सरफेस, इसका फ्लक्स कितना होगा? बताना जरा क्या होगा। गॉस लॉ ए होगा, बिल्कुल सही अजय राणा। ए नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? टोटल चार्ज विच इज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है साइज, वो चाहे रेडियस कितना भी बड़ा हो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करेंगे, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू यही रह जाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके चलिए इसको देखते जरा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। अच्छा, तो इस प्लस पे है भी माइनस, जी क्या कह रहे हैं? तो प्लस के 3 की और माइनस के कौन सा? ऊपर ऊपर क्वेश्चन में। इस वाले में? नो सर, जो भी आप करवा रहे हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं? हो स्टेटमेंट में -3 की चार्ज है +3 की। प्लस, ये लिखा है ना, प्लस है, आगे वाला माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये वाला माइनस है। It is saying a solid metallic sphere has a charge +3q. Concentric with this sphere is a conducting spherical shell. दोनों conducting having charge -q. तो पहले फिगर बना लेते हैं। और कह रहा है the radius of sphere is a and spherical shell, यानी अंदर वाले का a है, बाहर वाले का b है। तो what is the electric field at a distance r? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? और r कहाँ a और b के बीच में है?
ये आपका जेई मेंस लेवल का प्रॉब्लम है। अभी आज मैं अभी नीचे एडवांस के एक आध दो प्रॉब्लम ऐड किए मैंने, पहले इसी को उठाते ना। डायग्राम बनाता हूँ जरा मैं। सर आंसर आएगा बी। बी सी पक्का? आप बताइए मुझे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ए और बी बताइए, ABCD बी है। सर हाँ जी। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। मुझे तो आप सही लग रहे हैं, देखते हैं। मैं अभी नहीं बता सकता बी है कि सी है, देखते हैं और लोगों को सॉल्व करने दें। खाना बोला है बात से खाना यार रोटी में। ये +3Q है और इस पे है -Q। ठीक है, दोनों मेटेलिक शेल है और इसका रेडियस हमें दिया हुआ A और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है B। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कहीं बीच में, यहाँ पे R पे, जो कि A और B, यहां लिख रहा है ना R, A और B के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 10 का आंसर है पार्ट बी। नाम बड़ा प्यारा आपका 10। हाँ जी, इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप। दो आंसर अभी तक आए मेरे पास से 34 स्टूडेंट्स में से, 33 स्टूडेंट्स में से। ओके, मानसी ने भी एक आंसर दे दिया। ओके ठीक। अच्छा ये बताइए, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे वाह वाह, बौछार हो गया आंसर। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन वाला चार्ज प्रोड्यूस करेगा? 3Q वाला या -Q वाला, या दोनों मिलके करेंगे? दोनों करेंगे। दोनों मिलके करेंगे पक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप याद करिए, मैंने कुछ बताया था कि एक शेल होगा अगर, तो शेल के अंदर, इस शेल पे अगर मैं चार्ज दे दूं -Q, सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस की बात कर रहा हूं। देखिए अब इसको, इसका भी ध्यान रखिए कि इट्स ए मेटेलिक शेल है। इस शेल की वजह से मैं इसके सरफेस पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं अंदर इसके ऊपर कुछ चार्ज अगर होता था, याद करिए, इस चार्ज की वजह से अगर एक शेल पे चार्ज होता था तो वो शेल अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था? याद करिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई वो वाला एक अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो आप पीछे हमने देखा, वहां पे हमने देखा कि एक चार्ज है जो कि बाहर रखा है, वो एक अलग चीज है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था क्या अंदर? जीरो। इसका मतलब समझ में आ रही क्या बात? अभी कल ही तो हमने देखा था इन द लास्ट क्लास आल्सो इटसेल्फ। ठीक है, दो तरीके से करते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? यस, बीच द +3Q। तो यानी कि मैं इसको मान सकता हूं कि 3Q, और डिस्टेंस कितना R, तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Q की जगह 3Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि अंदर बाहर है। तो ये हो जाएगा 3Q अपॉन 4πε0 R²। अच्छा आप जरा गॉस लॉ से करके देखते हैं। तो जब मुझे गॉस लॉ लगाना होगा तो गॉस लॉ अप्लाई होता है क्लोज सरफेस के लिए। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे मैं एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करता हूं, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस सरफेस का, इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालूं, तो फ्लक्स क्या? Q इन अपॉन ε0 होगा। और फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो पीछे जैसे मैंने इस वाले प्रॉब्लम में, यहाँ पे बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बिल्कुल डेरिवेशन में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्लक्स निकाला वो क्या निकाला? E इंटू 4πr²। और R क्या है? डिस्टेंस। तो यही चीज यहां पे भी तो कर सकता हूँ। फ्लक्स जो है एक स्फेरिकल सरफेस पे क्या होगा? फ्लक्स जो होगा यहाँ पे, क्या इस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4π डिस्टेंस का स्क्वायर? जी बताइए, लिख सकता हूं? यस सर। और हमें मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं 3Q अपॉन ε0। तो कैन आई राइट लाइक दिस 3Q अपॉन 4πε0 R²? यस सर। तो गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं और आप उस वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं कि शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं आ पाएगी उस सेल के सरफेस से। तो द टोटल आंसर विल बी व्हाट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आएगा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया? तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ लगाया हमने जी, आगे चले। Yes. Yes. ओके ठीक है। Yes. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे पहले रुको, पहले इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, इसको करते हैं जरा। ये है AIEEE 2009 का, AIEEE जिसको पहले हम जेईई मेंस बोला करते थे, सॉरी पहले जेईई मेंस को AIEEE बोला करते थे। अब ये क्वेश्चन पढ़िए और इसको ध्यान से सॉल्व करिए, क्या होगा इसमें। अब इसमें कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी दे रखा है, यानी सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो कह रहा है फॉर अ पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड। अच्छा, ये कंडक्टिंग स्फीयर बन रहा है या नॉन कंडक्टिंग बन रहा है, क्या बन रहा है ये जी? आप इसमें कुछ मेंशन नहीं किया उसने कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग। तो व्हाट इज दिस स्फीयर, ये क्या बन रहा है, क्या क्या समझू इस स्फीयर के बारे में? कंडक्टिंग बना है या नॉन कंडक्टिंग? Conducting. अच्छा, और कोई? कंडक्टिंग होगा ये? हाँ जी, कंडक्टिंग होगा। इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है, चार्ज अंदर है कि बाहर है या सरफेस पे? सर आंसर इज 1 करेक्ट। 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्योंकि चार्ज अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कैसा स्फीयर होगा, दिस विल बी अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन, क्योंकि चार्ज जब अंडर एग्जिस्ट करता है तो दैट इज फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब कह रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो हम अगर इस पे गॉस लॉ लगाना चाहते हैं तो आई विल टेक ए स्फीयर, जहां पे गॉस लॉ लगाना होता है वहां पे स्फीयर लेंगे। और अगर इसको हमने स्फीयर मान लिया तो फाई जो होगा दैट विल बी Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या मैं फाई को ये लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr², जैसे पीछे निकाला था। Yes, sir. ओके ठीक है, पार्ट ए आ रहा है 10 का भी। ओके देखते हैं, चेक करते हैं, लेट मी चेक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे मिल गई Q इन अपॉन 4πε0 r का स्क्वायर। ठीक है, r क्या है, व्हाट इज r हियर, द डिस्टेंस जो हमारे पास, व्हाट इज r बेसिकली, Radius. r जो है डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस है जो कि हमें निकालना का है इनसाइड द स्फीयर r1। तो ये r जो है बेसिकली वो r1 है जहां पे हमको निकालना है। अब हमारे पास एक चीज है, Q इन नहीं मिल रहा है। क्यू इन निकाल सकते क्या हमें, अगर चार्ज डेंसिटी दी हुई है तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज क्या हो जाएगा, एक्चुअली देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई है। अब यहां से हमारे पास टास्क है Q इन निकालना, कि उस स्फीयर के अंदर जिसको आपने गॉसियन सरफेस माना है उसके अंदर कितनी कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली चार्ज विल बी इक्वल टू रो वी सिग्मा इनटू वॉल्यूम। अब थोड़ा सा अगले स्लाइड पे आता हूं कि अगर कभी भी इस तरह का दिया हो कि अगर चार्ज की वैल्यू होगी चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब चार्ज डेंसिटी जो रो है वो कांस्टेंट तो दिया नहीं है, कांस्टेंट तो दिया नहीं है, ये चेंज हो रहा है। डेंसिटी भी क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज। तो ऐसे केस में हम चार्ज डेंसिटी, जब हमारा डेंसिटी वेरिएबल होता है तो आपको याद आ रहा होगा बेसिक मैथ से कंसेप्ट है कि हम इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ठीक, मैथ्स के स्टूडेंट समझ रहे होंगे। और डीवी क्या होता है, एक स्फीयर के लिए डीवी क्या होगा, हम एक स्मॉल अमाउंट, एक छोटा सा स्फीयर लेंगे, एक पतला सा स्फीयर, और उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। कितना आता है स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम, क्या ये 4πr² dr होता है? अगर नहीं पता तो आप इसको देख ले, वरना मैं बता दूं कैसे आता है। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr3। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करिए, dv/dr क्या आएगा, 4/3π इंटू 3r² हो जाएगा ये,
डिफरेंशिएशन तो कर ही लेते होंगे आप, तो हमें मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डीवी, डी आर को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा। तो एक चीज ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए, रट लीजिए कि जब भी हमें वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेंगे, छोटा सा स्फीयर लेंगे, और वो छोटा स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इट मींस हम जो है डीवी की वैल्यू रखेंगे स्मॉल वॉल्यूम। इतना समझ, ये पार्ट समझ में आ रहा है नहीं कि हमने पहले फ्लक्स लगाया गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई। कैन explain अगेन ड्यू टू माय नेटवर्क इशू आई लेफ्ट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, मैं बता रहा हूं। तो हमें निकालना था, बिल्कुल कॉमन बता रहा हूं, देखिए क्या था, हमने R1 पे हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने एक इमेजिनरी सरफेस माना, उस इमेजिनरी सरफेस पे हमने पहले गॉस लॉ लगाया, Q इन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने स्फीयर के लिए पीछे निकाल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है R1, तो वहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई Q इन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। अब हमारे पास टास्क ये बच रहा है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है Q। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, हमें चार्ज की डेंसिटी दी हुई है, चार्ज की डेंसिटी दी हुई है, तो बेसिकली हमें बताया चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये वाला। तो चार्ज कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां से हम अगले स्लाइड पे गए, हमने देखा कि जब चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो तो हम टोटल चार्ज इंटीग्रेट करके निकालेंगे, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेंगे, तो उसको हम रो डीवी करते हैं। इसी तरह अगर एरिया की बात करेगा तो आप इसको क्या लिखेंगे, एरिया डेंसिटी इनटू सी, और अगर लेंथ की बात करता है तो लेंथ क्या होता है लैम्डा डीएल। डीएल क्या है लेंथ, डीए क्या है स्मॉल एरिया, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई इतनी बात क्लियर है क्या? ओके ठीक। अब हमें डीवी हमने निकाला, सिग्मा की वैल्यू दी है क्यू अपॉन पाई आर 4 इंटू आर, और डीवी की वैल्यू दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। जो चीजें कांस्टेंट है सबको बाहर हटा लो, क्यू कांस्टेंट है, जब पाई से पाई गया, 4q अपॉन आर पावर 4, अंदर बचा मेरे पास आर क्यूब डी आर। कहां से कहां तक निकालना है, सेंटर से लेके R1 तक। इंटीग्रेट कहां से, चार्ज आपको निकालना है सेंटर से लेके R1 तक, तो इंटीग्रेट करिए 0 से लेके R1 तक, तो ये बन गया 4q अपॉन आर पावर 4, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर पावर 4 अपॉन 4, 0 से R1। तो हमें क्या मिल रहा है, 4 से 4 कैंसिल, Q अपॉन आर पावर 4 ब्रैकेट के अंदर आर पावर 4 माइनस 0 का पावर 4 0, तो हमें जो Q इन मिला टोटल चार्ज, ये Q, इसकी वैल्यू मिल गई Q R1 की पावर 4 अपॉन कैपिटल R की पावर 4, ये मिल गया हमको। भाई ये बताओ इतना पार्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, इसमें मेन टास्क यही था Q इन निकालना, और Q इन ऐसे ही निकलेगा। एक बार और पूछा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आपको यकीन नहीं होगा 2016-17 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा है, बस डेंसिटी की वैल्यू कुछ अलग दी हुई है। अगर आप कहें तो मैं उसको दिखाऊं, पहले इसको समझ लीजिए। ओके ठीक है ना, सी। तो हमें इनसाइड चार्ज की वैल्यू मिलकर इंटीग्रेट करके, अब पीछे हमें जो क्यू इन का फॉर्मूला है यहां पे हमने इसको रख दीजिए और आंसर निकाल। क्यू इन कितना निकाला हमने, हाउ मच क्यू R1 पावर 4, तो पहले तो हमें ये मिल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर इंटू क्यू इन। क्यू इन की वैल्यू इनसाइड चार्ज है Q, कैपिटल Q R1 पावर 4 अपॉन कैपिटल R का पावर 4। सॉल्व करके बताइए कौन सा 1 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही, जिन्होंने 1 आंसर दिया वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये R1 स्क्वायर है, ये कैंसिल करेंगे, R1 का स्क्वायर बचेगा, बिकॉज R1 पावर 4 है, नीचे R1 के स्क्वायर है, हमें मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4। ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कर ले जाओगे इस तरह का प्रॉब्लम। यस सर, एक और क्वेश्चन दे बिल्कुल सेम, यस सर। पहले नोट कर लो, समझ गए, गलत नहीं होगा। यस सर। ठीक है, अपनी तरफ से दें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दे दें? अपनी तरफ से दे दें, क्योंकि उसको खोलना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं और मुझे इसका सही आंसर चाहिए, एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हुआ है, सभी ने देख लिया? यस सर, यस सर। अब ठीक है ना,
किसी के बैकग्राउंड से बाइक की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है वो बाइक पे बैठते हुए क्लास को देख रहा है। ऐसा है क्या? ठीक है, तो मैंने लिया एक स्फीयर जिसकी 4 डेंसिटी दी हुई है। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक Q1 प्लस लेट मी टेक 3R², ये उसकी वैल्यू दे रखी। ठीक है, तो बताइए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख देता हूं Q अपॉन, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, Q अपॉन πr²। ये 4 डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर। ये उसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, कह रहा r/2 पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। r/2 उसमें उसने बताया नहीं था, मैं बता रहा हूं, यानी सेंटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, ये है वैल्यू। या ऐसा करिए, इस 1 को हटा दीजिए, प्रॉब्लम आपका टाइम कम है, इस 1 को हटा देता हूं मैं इसको सिंपल कर देता हूं, इसको करते हैं ना, बिकॉज फिर उसमें टाइम लग जाएगा। चलिए फटाफट बताइए कि पिछले प्रॉब्लम से हेल्प लेके कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितना होगा, इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्टार्ट करना है। ये नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है, पहले गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ लगाने के बाद क्यू इन निकालेंगे। क्यू इन के लिए मैंने मेथड बता दिया है कैसे निकालना है। जी बताइए, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर देयर। कुछ पहुंच पा रहे हैं क्या? हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अजय, एरी, A4, क्या क्या नाम रखते हैं यार आप लोग। बिल्कुल सब लगे हुए हैं, बिल्कुल, इट्स गुड। कम से कम 32 में से 15 लोग तो आंसर देना चाहिए मुझे। मैं 1 मिनट का और टाइम दूंगा बस। 8:08 हो रहे हैं, 8:09 पे हम डिस्कशन करेंगे।
हाँ जी, काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। आया किसी का कुछ? अरे कुछ तो बोल दो। नो सर। नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए देखते हैं ना। लेट करेक्शन एक बार, चलिए मैं कर रहा हूँ, आप इसके साथ देखिए कहां तक पहुंचे, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं है। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप बताइएगा कैसे पहुंचे। तो पहले रेडियस लिया, और यहाँ पे एक स्मॉल स्फीयर बनाया होगा, गॉस सरफेस। फिर इस छोटे वाले पे गॉस लॉ लगाया होगा आपने, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यही किया क्या? Yes, sir. और फिर इसको आपने लिखा होगा फ्लक्स को ई इंटू 4 पाई स्मॉल, अभी मैं r/2 ने यही लिख रहा हूँ ना, ठीक है। और ये बना क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले हम स्मॉल r के टर्म में निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम फाइनली कैपिटल r के टर्म में रख देंगे वैल्यू। तो हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई क्यू इन इनसाइड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमें याद हो जानी चाहिए, एक दो बार करेंगे एग्जाम में, देखेंगे खुद ही वैल्यू याद हो जाएगी। ओके, अब अगला टास्क है क्यू इन निकालना। तो क्यू इन मैंने दिखाया कैसे निकालेंगे। ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी है, और डीवी को मैं क्या लिख सकता हूं? 4, यस, कोई बताया डीवी को क्या लिख सकता हूं? स्मॉल वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर। यस, व्हाट कैन बी रिटन एज डीवी? डीवी जो स्मॉल वॉल्यूम में क्या लिख सकते हैं उसको? 4 pi r square dr. 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो पाई से पाई गया, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? 0 से r तक ना। तो पहले तो आप सारी चीजों को बाहर निकाल ले, क्या 4 से 12 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये चीजें बाहर है, के अंदर क्या बचा आपके पास? r पावर 4 dr, ये बच रहा है क्या? ठीक है, और इंटीग्रेट करना है इसको 0 से स्मॉल, अभी मैं स्मॉल r के टर्म में ले रहा हूं, बाद में r/2 रख देंगे। तो दिस आई एम गोइंग टू गेट 12 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। r पावर 4 का इंटीग्रेशन बन गया r पावर 5 अपॉन 5। इंटीग्रेशन ही होता है r पावर 4 का n+1 अपॉन n+1, 5 अपॉन 5, ठीक है। ये तो आ ही रहा होगा 12 अपॉन 5 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें लिमिट रखेंगे, पहले r की जगह r पावर 5 रख देंगे, माइनस 0 पावर 5, ठीक है। यही आ रहा है क्या, बोलो? 12। अब कितने लोगों का ये आया था, ईमानदारी से बताया, कितने लोग ये थे जिनका यहाँ जो यहाँ तक पहुंच गए थे? Yes, sir. ठीक है। अब जो है हम इस क्यू इन को यहां रख देते हैं, पहले इस क्यू इन को यहां रखते हैं, इस क्यू इन को यहां रखते हैं, यहां बगल में जगह बनाता हूं मैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू इन की वैल्यू है 12 अपॉन 5 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर पावर 5, ठीक है। ये नीचे क्या बन रहा है 12 और 5 4 20, तो मुझे मिल रहा है 4, इसको 4 1 जा 4 3 जा, तो 3/5 पाई, और क्या दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा, तो कितना बचेगा? कितना बच रहा है भाई? r पावर 5 और नीचे आर स्क्वायर, हाउ मच, कितना बच रहा है? R cube. r3। ये आंसर आ गया मेरा फाइनल, ये आंसर है 3/5। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, एक मिनट, तो माय फाइनल आंसर इज दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है दैट इज 3/5 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर का क्यूब, और आर दिया कितना है भाई, हाउ मच? आधे में r/2। अब Yes, तुम sir. रख दो इसकी जगह, इसकी जगह। देखो मुझे बताने में टाइम लग रहा है, आप जब खुद से करोगे ना तो बहुत फास्ट करोगे। क्यूब r दिया r/2, सॉल्व करो, पता आंसर कितना है फाइनली फटाफट। तो ये बन गया 3/5 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 2 to 4 to 8। यार आंसर कैंसिल किया मैंने, इसको आर स्क्वायर से आर,
तो मुझे मिला 3r अपॉन 8 पंजे 40 40 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है। ठीक है, यस सर। था मजेदार सवाल, सब कुछ पूछ लिया आपसे, फ्लक्स निकलवाना, गॉस लॉ, क्यू इन, मैथ्स भी लगवा लिए। देखिए जेईई मेंस में जो फिजिक्स के प्रॉब्लम होते हैं ना, वो मैथ्स की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं। नीट में उतना मैथमेटिकल नहीं होता, उसमें कंसेप्ट लगवाता, मैथ्स ज्यादा नहीं करवाता। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। नाउ कम टू द टॉपिक। अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग हमें झंडी दिखाएं हरी, हम बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका, और मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं। पता आप लोग पूछते नहीं, -48 इसका आंसर है। इस टेक द स्क्रीनशॉट, 2020 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, -48 इसका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। चलिए आते हैं लर्नओ, एक क्वेश्चन अब ये देखिए, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम अभी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इन्वॉल्वमेंट है। तो उस चैप्टर को करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ बेसिक बातें। वर्क एनर्जी थ्योरम बता सकते हैं क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास का, भूला भूला से लग रहा है। 2 टर्म है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जी, बताइए। टोटल वर्क, यस, ठीक। टोटल वर्क डन ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली, यही होता है वर्क एनर्जी। कि टोटल वर्क का मतलब जितने भी फोर्सेस उस सिस्टम पे आपको दिख रहे हैं, जितने भी फोर्सेस दिख रहे हैं, उन सब का वर्क निकालिए और वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। इट मींस आई कैन राइट इट वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, अच्छा वर्क डन क्या होता है? क्या वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यही होता है क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा था कि व्हाट इज टोटल चार्ज इन, जैसे हमने क्या देखा अभी इससे पहले, डी आर कहां पे देखा था? फ्लक्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दो एरिया वेक्टर से, वो देगा फ्लक्स। तो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी आर, यही होता है। और फोर्स अगर कांस्टेंट होता है तो एफ एस कॉस थीटा भी करते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, वर्क को हम लिखते हैं एफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा के फॉर्म में भी। ये वाला तब लगाते हैं जब फोर्स हमारा कांस्टेंट होता था, और ये वाला हम तब लगाते हैं जब फोर्स क्या वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब जरा हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, चले आगे इस पे। ठीक है, अगर हम आपको पहले उस क्वेश्चन में पहुंचने से पहले एक क्वेश्चन दे दें कि अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x, और ये इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है। तो बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आफ्टर 2 मीटर चलने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो? इनिशियली ये रेस्ट पे था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक फोर्स जो है 2x के बराबर है, वेरिएबल फोर्स है। तो 2 मीटर इस ब्लॉक को धक्का देने के बाद आफ्टर स्लाइडिंग इट 2 मीटर, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी विद द ब्लॉक, ब्लॉक के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? सभी लोग बताएं क्या अप्रोच लगा रहे हैं, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं क्या? बहुत सन्नाटा है आज की क्लास, ज्यादा मजेदार नहीं रही, रिस्पॉन्सिव कम है। गड़बड़ हो जाएगा भाई, एग्जाम बहुत करीब है, मेहनत करिए।
हमें फोर्स दिया है और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है या स्पीड पूछ रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं क्या इसमें? क्या कहता है भाई? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। कितने फोर्सेस हैं इस ब्लॉक के ऊपर? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? अगर 2 ओनली, ध्यान से, एक तो नीचे इसका वेट होगा mg, और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल भी तो होगा, Yes. और एक जो फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो ऑल फोर्सेस में किसका वर्क निकालेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कि mg, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल भी लेंगे, प्लस वर्क डन बाय योर फोर्स। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्या? बिकॉज ब्लॉक रेस्ट पे था, ठीक है। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। इस इनिशियली रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल। अब मुझे बताना ग्रेविटी का वर्क कितना होगा इस प्रॉब्लम में। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री पे, कितना होगा वर्क डन? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos theta cos थीटा। थीटा 90, तो वर्क डन क्या हो गया? 0 0 आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ग्रेविटी का वर्क 0? इसी तरह नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना आ गया नॉर्मल का वर्क? 0। बचा क्या? वो वाला फोर्स जो आप बचा रहे हैं, इसका वर्क। अब ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल। तो हाँ वेरिएबल है, तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेट करके। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इंटीग्रेट करके। एक मिनट जरा बस, जस्ट वेट अ मिनट, समवन इज कॉलिंग। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है ना, तो इसको क्या इंटीग्रेट करके इसका वर्क निकाल लेंगे क्या? हाँ जी बताओ ना, क्यों इतना सन्नाटा है? कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 मीटर तक, और फोर्स दिया कितना है? 2x dx, इंटीग्रेट किया, ये आंसर आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे तो आगे का चैप्टर जो टॉपिक है वो थोड़ा कम समझ में आएगा आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रेट करो जरा 2, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x²/2। लिमिट कहां से कहां तक रखनी है तुमको? 0 से लेके 2 मीटर तक। यही है तुम्हारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, देखिए टाइम हो रहा है, बहुत से लोग जो भागने लगे, नो इशू। सीखने वाला सीखेगा, भागने वाला भागेगा। कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 16 4 आ रहा है क्या? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 4। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए भाई, जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये मैकेनिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोर्स दिया, पूछा काइनेटिक एनर्जी बताओ। अच्छा काइनेटिक एनर्जी दी तो स्पीड निकालना होगा, तो हाफ mv² कर देना। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली तो मास की मदद से आप स्पीड भी निकाल लेंगे। yes sir ठीक है, Yes. अब देखिए, अब ये रहा हमारे पास ये कंसेप्ट, बहुत गौर से देख लीजिए, क्योंकि आगे का जो पूरा कंसेप्ट हम डिराइव करने जा रहे हैं वो वर्क के डेरिवेशन पे ही करने जा रहे हैं। ठीक है, चलें क्या आगे? yes sir देख लीजिए, Yes. बहुत बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख लीजिए। ठीक, ओके। तो पहले हम देखें सारे फोर्सेस का वर्क। डेल्टा के इनिशियली 0 था, वहां से हमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाली। अब जरा इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। देखना जरा, इसी पे बेस्ड है ये जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया है, ये इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली।
हाँ जी, देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? कह रहा है पार्टिकल चार्ज क्यू इज सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और कह रहे इनिशियली पार्टिकल जो है एक्स इज इक्वल टू 0 पे है। डी ऑप्शन आ रहा है। अमित जरा फिर से देखना, आप थोड़ा करीब पहुंचे पर ये नहीं है ऑप्शन, डी नहीं है। कह रहा है अदर देन इनिशियल पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। यहां से ये आगे चलता रहेगा चलता रहेगा, इसका इनिशियली ये रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है 0। तो कह रहा है दोबारा इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी, आफ्टर व्हाट टाइम? ओके, वो वेरी गुड, आई गॉट 3 4, फिर बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 3 इज द करेक्ट आंसर, बहुत सही। तो फोर्स, तो बेसिकली हमें क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, फाइनली भी 0 इनिशियली भी 0। इसका मतलब हमें क्या मिलकर राइट साइड पे 0, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या है 0, ये आंसर आ गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है वो टोटल वर्क 0 हो जाना चाहिए। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में चार्ज क्यू है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, कैन आई राइट द फोर्स एज क्यू ई? सर Yes, sir. क्यू ई नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फोर्स है। अब आप जरा निकाल यहां से, सिंपली इट्स नॉट ए वर्क, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इसको कर दिए 0, इंटीग्रेट करके 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बिकॉज इनिशियली फाइनली दोनों 0 है। एफ की वैल्यू मैं ऊपर से निकाल लेता हूं, क्यू ई नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए है ना, यहाँ एक कटा में छूट रहा है मुझसे, एक कटा में छूट रहा है, लेट मी ऐड दैट टर्म आल्सो। वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेट करते हैं जब हम, मैं इसको यहां ले लेता हूं, तो क्यू ई नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आएगा मेरे पास 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या इसको हम इंटीग्रेट करें, कितना लिख सकते हैं भाई? 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ax cube by cube ए एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू 0। अब इसको 0 पुट करेंगे तो हमें यहां से बहुत इजीली आपको दिख रहा होगा, वेरी सिंपली यू आर गेटिंग, तो क्यू ई नॉट एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 0 किया, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 करेंगे तो इसको मिल सकता है x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू निकली, एक तो x इक्वल टू 0 मिल रहा है, और इसको रखा तो क्या मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है क्या? yes sir राइट साइड पे ले जाएंगे तो आई विल गेट 1 इक्वल्स टू 3 बाई ए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक तो हमें 0, एक तो मिल रहा है कब x इक्वल टू 0 पे, और दूसरा कब मिल रहा है x इक्वल टू √3 बाई ए पे। बिल्कुल सही आंसर है, √3 बाई ए करेक्ट आंसर है। तो उसने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अदर देन इनिशियल पोजीशन, मतलब दोबारा उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां 0 होगी, तो वो आंसर आ रहा है कितना, अदर देन। तो सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड था, दिखने में इलेक्ट्रिक फील्ड का था, तो बस आपको F इक्वल्स क्यू ही लगाना था, और इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना था 0 के बराबर, एंड देयर यू गेट द आंसर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको आप नोट करते रहिए कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, बस ताकि हम पोटेंशियल को स्टार्ट कर ले। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनीवन? जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है ना, जब आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में,
तो उस चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होते हैं। एक तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है, और एक वहां पे आप डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज। हाँ जी, कोई बताए हमें क्या होता है? जैसे डेल्टा ये तो आ गया, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी चेंज? ये नोट हो गया, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? बहुत ईमानदारी से बताना, सभी लोग बोले भाई, कम से कम 4-5 लोग तो बोल। Yes, sir. Yes, ओके ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी, जरा हेडिंग डालिएगा इसके बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सबसे पहले मुझे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। चलो अच्छा, खैर ये बता दो, पोटेंशियल एनर्जी कैसे फोर्स के लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए? कंजर्वेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूं? नहीं। ओके, तो अब ये सवाल उठता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई? व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। सो व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? कोई, एनीवन? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस द वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, यानी किसी भी पाथ से। फॉर एग्जांपल एक चार्ज को आप यहां से यहां चाहे ऐसे लेके जाओ, चाहे ऐसे लेके जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, किसी भी पाथ से जाएंगे आपको हमेशा वर्क की अमाउंट क्या मिलेगा? सेम। तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, सच वर्क इज कॉल्ड एज, सॉरी, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। आप चाहे बॉल को बिल्कुल सीधा लेके जाएं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी हर केस में क्या आएगा, आपने देखा भी होगा, चाहे इसको यूं लेके जाओ, ग्रेविटी का वर्क डन क्या आएगा? हमेशा सेम, दैट इज mgh। देखा होगा आपने, ये कंसेप्ट आगे बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। अगला एग्जांपल क्या है कंजर्वेटिव फोर्स का भाई, जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपने जब अभी एसएचएम पढ़ा था तो उसमें F = -kx देखा था क्या? इससे वो भी कंजर्वेटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स, दैट इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक, तो अब मैं आपको एक बात बताया जा रहा हूं, इसको डिराइव करके बस खत्म करेंगे हम लेक्चर को। जस्ट गिव मी 5 more minutes। तो पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल। तो बेसिकली अगर आपने किसी चार्ज को, फॉर एग्जांपल Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन। ये डिस्टेंस हमने मान लिया R1, और आपने फिर Q2 चार्ज को कहीं और लेके चले गए। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस मान लिया हमने R2। तो कुछ Q1 चार्ज ने Q2 चार्ज पे कुछ फोर्स लगाया होगा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कुछ वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। yes, sir. तो जब वर्क डन हुआ होगा तो इस सिस्टम की एनर्जी भी चेंज हुई होगी। हाँ जी बोलिए, ठीक है। उसी एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल, यहां अगर जब ये 1 पे था तो इसको मैं लिख सकता हूं U1, और जब ये 2 पे पहुंच गया तो इसकी एनर्जी क्या लिख दूं? U2। तो एक, जैसे मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा था, वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद रखिएगा इसको। WC का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ जो आपने पीछे लिखा, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलता है वो? वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि मैकेनिक्स से उठ के आए हैं और आपको 12th तक में खींच के ले जा रहे हैं। पहला है क्या, फर्स्ट इज दिस वन, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। ठीक है, अच्छा क्या इस वर्क डन को मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर लिख सकता हूं? बस इतना मेरा साथ दे दीजिए, फिर लेक्चर बंद करते हैं। जी लिख सकते हैं क्या? साथ मत छोड़िए प्लीज, डोंट गो, जस्ट टाइम, आई नो टाइम इज ओवर, जस्ट आई नीड 1-2 more minutes। क्या मैं इस वर्क डन को फोर्स इनटू एफ डॉट डी आर लिख सकता हूं? Yes, sir. ठीक है, अभी पीछे देखा। अच्छा, और क्या यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं क्या के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, अब बस इसी को हम जरा आगे लेके चलते हैं, इसको उठाता हूं मैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। डेल्टा यू क्या लिख सकता हूँ? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थे, और ये क्या बन गया माइनस एफ डॉट डी आर, और एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, Yes, sir. और ये के Q1 Q2 कांस्टेंट बाहर आ गया, एंड यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा? मैथ्स वाले जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मैथ्स वाले, क्या मिलेगा इसका? अच्छा, इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? चार्ज को आप R1 से R2 तक लेके गए, चार्ज को आप R1 से R2 तक लेके गए। जी बताइए, 1 बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? बताओ ना भाई। इसको हम लिख सकते हैं r की पावर -2 डी आर, जो कि बन जाएगा -1 अपॉन 1 n+1 बिकॉज r की पावर n का इंटीग्रेशन r पावर n+1 अपॉन n+1, n की वैल्यू -2 है, तो दैट आई एम गोइंग टू गेट r पावर -1 अपॉन -1। यहां से ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो k Q1 Q2 और ब्रैकेट में आ गया 1 बाई r। बस इसको याद रखिएगा, इसके पहले का R1 से R2 तक। अब मैं फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा कि Q1 Q2, एक बार R की जगह R2 रखा और एक जगह R की जगह R1 रखा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब आप किसी चार्ज का पोजीशन चेंज करते हैं तो कुछ फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन होता है, और वर्क होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जो कि 11th क्लास के मैकेनिक्स में मिली है, और उसको अप्लाई करने के बाद हमें ये मिला है। तो याद रखिए k Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। Yes, sir. Yes, sir. बस आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इसका पोटेंशियल। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में पोटेंशियल पे खत्म होगा। अब इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, इंशाल्लाह मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास विद पोटेंशियल। अब मंडे को होगी क्लास आपकी ना, कल तो संडे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, बिना शर्माए। नो सर, No, sir. ओके ठीक है, चलें। यस Yes, ओके, sir. गुड नाइट, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, Night. गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you. sir. ओके Take care, sir. ओके, you also same।